चुनावी मौसम चल रहा है और प्रचार भी खूब हो रहा है। प्रचार में सभी पक्ष संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में एक पक्ष स्त्री अधिकारों का भी है। स्त्री अधिकार, उत्पीड़न और स्त्री मुद्दों की संवेदनशीलता को लेकर पार्टी और राज्य बदलते ही विचारधारा बदल जाती है। जी हां, एन चुनाव के बीच संविधान बचाने का दावा करने वाले से मेरा सवाल है, क्या संविधान मणिपुर, संदेशखाली, कर्नाटक और दिल्ली की महिलाओं को अलग अलग नजरिए से देखता है? राजनीति के गलियारों में स्त्री सशक्तिकरण और संवेदनशीलता के मुद्दे पर अभी भी पहली कोशिश सबकी समझौता करने की होती है। आखिर क्यों राज्य और पार्टी बदलते ही नेताओं की सोच बदल जाती है? क्यों नहीं राजनीति से ऊपर उठकर एक बार महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे को एक समान नजर से देखे? संवेदनशील मुद्दों पर कम से कम राजनीति तो ना करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, अच्छी बात है कि 2024 के चुनाव में मैदान में सभी पक्ष संविधान की बात कर रहे हैं। मणिपुर में निवस्त्र कर दी गई महिलाओं की बेपरवाही करने वाले आज संदेशखाली में महिला परवाही के पहरेदार बन जाते हैं। कर्नाटक में तेरी सरकार मेरी सरकार की तू मैं होती है। स्त्री उत्पीड़न और संवेदनशीलता के ज्यादातर मुद्दे समझौतों की सूली चढ़ जाते हैं। एक ही मुद्दे पर राज्य महिला आयोग मुखर रहता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग वहां उत्पीड़न के कोई निशान नहीं खोज पाता। मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे को हाशियाई पर रख मंगलसूत्र बचाना चुनावी मुद्दा बन जाता है, चुनावी वादा बन जाता है। संविधान बचाने के वादों के बीच आखिर स्त्री अधिकार कहाँ है? दोस्तों, कुछ संदेश कितने भी सांकेतिक हो, सुकूनदेह होते हैं। किसी ऐसे को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दे देते हैं जिनके आसपास के लोग उसकी हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर एक स्त्री आधी रात को घूमती थी, महिलाओं के खिलाफ हर जुल्म पर आवाज उठाती थी। उसका काम देखकर उससे बड़ी संस्था यानी राष्ट्रीय महिला आयोग से सवाल होते थे कि जब आपको सत्ता के समीकरण देखकर मुंह पर ताला लगाए रखना है तो आपके दरवाजे पर ही ताला क्यों न लगा दिया जाए। और इसी बीच खबर आती है कि लाखों स्त्रियों को हिम्मत की आवाज देने वाली उस स्त्री के साथ अपराध हुआ। मैं यहाँ राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की बात कर रही हूँ। उनके साथ सीएम आवास में मारपीट हुई, फिर भी दिल्ली के सीएम अभी तक इस पर चुप है। आप पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये बात कबूली कि स्वाति मालीवाल के साथ दुर्घटना घटी है। वहीं दूसरी तरफ आप नेता अतिशी मारलेना एक महिला होने के बावजूद इस बात का खंडन कर रही है। कह रही है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है, बीजेपी के कहने पर यह षड्यंत्र कर रही है। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। अब आप ही बताएं दोस्तों, आपके किस नेता की बात पर यकीन किया जाए? स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई जिससे पता चला कि उनके बाएं पैर और दाएं गाल और आंख के नीचे चोट की पुष्टि हुई है। महिलाओं पर अपराध के खिलाफ सबसे मुखर आवाज के साथ ऐसा होने के बाद भी नेता लोग या तो चुप है या फिर इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने एक आदर्श शासन के संदर्भ में जिस तरह शुचिता और नैतिकता की हर उम्मीद तोड़ी, स्त्री मामलों की संवेदनशीलता की सीढ़ी पर खड़े होते ही वहां से लड़खड़ाकर गिर पड़े। बल्कि केजरीवाल को तो पीड़ित पक्ष को सबसे पहले पुलिस के पास जाने की हिम्मत देनी थी। मामला उनके घर का था तो उन्हें सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीजों का सामने रखना था।
इतनी सशक्त आवाज को पुलिस तक पहुंचाने में जितनी देर लगी, उससे यह समझा जा सकता है कि राजनीति के गलियारों में स्त्री सशक्तिकरण और संवेदनशीलता के मुद्दे पर अभी भी पहली कोशिश समझौते की सड़क पर ही ले जाने की होती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने बिना कुछ बोले यही पारंपरिक रवैया अपनाया कि यह हमारी पार्टी और अपनों का मामला है, तो फिर संवैधानिक भाषा बोलने की क्या जरूरत है। जिनकी सत्ता में एक स्त्री मजबूती से आगे बढ़ी, वही उसके साथ कोई अपराध हुआ तो फिर उसे अपने लिए खड़ी होने की हिम्मत देते हुए केजरीवाल क्यों नहीं दिखाई पड़े। दोस्तों, 2024 की चुनाव प्रक्रिया के पहले इस देश की संसद की नई इमारत में नारी शक्ति वंदन कानून बना। इसके पहले मणिपुर में महिलाओं के उत्पीड़न का खौफनाक मामला सामने आया। मणिपुर में जातीय हिंसा में जिस तरह से स्त्री के शरीर को शिकार बनाया गया था, उसे देखते हुए पूरी सत्ता को अपनी शक्ति उस जुल्म के खिलाफ लगा देनी चाहिए थी। लेकिन सत्ता पक्ष की ऐतिहासिक चुप्पी ने यकीन दिला दिया कि स्त्री को लेकर सत्ता की संवेदनशीलता अभी तक किताबी बातें हैं और सड़क से संसद तक स्त्री सशक्तिकरण को लेकर सिर्फ भाषाई आभूषण पहनाए गए हैं। जब मणिपुर में निवस्त्र हुई स्त्रियां दिल्ली की सत्ता की तरफ देख रही थी, तब हर बात में महाभारत और रामायण का उदाहरण देने वाले लोग द्रौपदी के संदर्भ में कृष्ण के कर्तव्य भूल गए थे। हर बात पर सीमा पर जाने का जिगर रखने वाले उस सीमाई राज्य को भूल गए जो सामरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है। मणिपुर पर स्वतः अज्ञान चुनने वाले सत्ता पक्ष को चुनाव आते ही स्त्री याद आई। सत्ता ने सोचा स्त्री सुरक्षा के वादे बिना चुनाव अधूरा है। मणिपुर में तो स्त्री के कपड़ों से लेकर परिवार की रक्षा नहीं की गई, लेकिन अब स्त्री के मंगलसूत्र की रक्षा का वादा किया गया। यह राजनीतिक दल की संवेदनशीलता का आलम है कि स्त्री अधिकार के शरीर पर मंगलसूत्र बांध दिया जाता है। मंगलसूत्र की रक्षा के वादे के बीच कर्नाटक आता है। कर्नाटक के मामले को देखकर पूरे देश और उसकी संस्थाओं को संवादरत होना चाहिए था कि हमसे कहां गलती हुई कि बड़ी अफसर से लेकर अन्य सशक्त स्त्रियां अपने खिलाफ बलात्कार जैसे हिंसक अपराध को लेकर पुलिस के पास क्यों नहीं जा पाती। किसी एक सांसद पर सैकड़ों स्त्रियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है। हिंसक दृश्यों के वीडियो पेन ड्राइव में रिक्शो ऑटो में मिलते हैं और हमारी संस्थाओं के अंदर कोई भूचाल नहीं आता। राज्य की सत्ता में ये तो केंद्र की सत्ता में वो का गाना गाकर एक पक्ष मंगलसूत्र तो दूसरा संविधान बचाने की बात करता है। सच्चाई ये है, जब तक चुनावों में स्त्री उत्पीड़न का मुद्दा मणिपुर व संदेश खाली तक चुनिंदा रहेगा, तब तक चुनावों के बाद भी स्त्री और संविधान की दूरी बनी रहेगी। जिस पक्ष ने मणिपुर को खारिज किया वह सिर्फ और सिर्फ संदेश खाली को दिखाना चाहता था। उससे बुरा यह हुआ कि संदेश खाली जैसे संवेदनशील मामलों पर भी राजनीतिक समझौतों और साजिश का आरोप दिख गया। बंगाल में राजभवन ने तो पीड़िता का वीडियो सार्वजनिक कर साबित कर दिया कि जब बात स्त्री उत्पीड़न की आएगी तो मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ होगा वाला ही हिसाब चलेगा। स्त्री के हक में फैसला ऐसे समझौतों और रणनीतियों की सूरत में आएगा जहां सशक्तिकरण और संवेदनशीलता का कोई चेहरा नहीं होगा। आप जरा याद कीजिए दिल्ली में महिला पहलवानों का मामला। महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोप की जांच में इतनी लापरवाही हुई कि एक नाबालिग अपने आरोप से मुकर गई। उस नाबालिग के साथ क्या हुआ इसकी चिंता को हटा साधु संतों का एक तबका पोक्सो कानून को ही खत्म करने की मांग करने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि संविधान से मिले कानून के खिलाफ साधु संत खड़े हो गए। सत्ता से जुड़ा हर पक्ष उन महिला पहलवानों के खिलाफ खड़ा हो गया जो देश के लिए पदक लाई थी। गले में पदक डालने वाली स्त्रियों के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष से ध्यान भटकाकर चुनाव में महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा का वादा किया जाने लगा। दोस्तों, भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी संविधान बचाने का वादा कर रहे हैं। सभी स्त्रियों को आखिरी चरणों के मतदान से पहले सभी दलों से पूछना चाहिए
कि इस संविधान में हमारी क्या जगह है। क्या संविधान कहता है कि मणिपुर, संदेशखाली, कर्नाटक और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के मामलों का स्वतः संज्ञान इतना विरोधाभासी होना चाहिए? महिलाओं के लिए यह अच्छी बात है कि 2024 के चुनाव के इस चरण तक हर किसी की जुबान पर संविधान है। जिन्होंने संविधान को सबसे कम नुकसान पहुंचाया है वो है स्त्रियां। सबसे कम नुकसान इसलिए क्योंकि सत्ता में उनकी बराबरी की भागीदारी अभी तक शाब्दिक अर्थ में वंदनीय है, हकीकत के संदर्भ में दर्शनीय नहीं। अब जब बात संविधान की उठी है तो मणिपुर से कर्नाटक और संदेशखाली से दिल्ली तक की स्त्रियां पूछ रही है, स्त्री को लेकर संविधान का संदेश खाली क्यों हो जाता है? क्या कोई पार्टी घर में घुसकर संविधान बचाने बनाम स्त्री के अधिकार बचाने का नारा लगाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।